नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास समकालीन भारत एक पाठ्यपुस्तक एसएसटी का एक पार्ट है। आपकी जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है उसमें जो एक ज्योग्राफी का पार्ट है, आपका ज्योग्राफी की जो बुक है, भूगोल की जो पाठ्यपुस्तक है उसका सेकंड लेसन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन भारत आकार एवं स्थिति हम पढ़ चुके हैं, उसके हमने 3-4 वीडियो बनाए थे, उसको हम अलग अलग भागों में पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये जो सेकंड लेसन है ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम जिक्र करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, यानी हमें भारत के भौतिक स्वरूप को समझने से पहले भारत के राजनीतिक स्वरूप को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने राजनीतिक जो नक्शा है भारत का, भारत के राज्य राजधानी, भारत की इसकी सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा, तटीय जो रेखाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के पड़ोसी देश हैं, इसके बारे में हमने एक छोटी सी वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट अभी अभी बनाई है। तो प्लीज़ वो पहले आप वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आप भारत के भौतिक स्वरूप को समझ पाएंगे आसानी से, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आई थिंक आप लोग या तो आपको पहले से ही जानकारी होगी, क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं आप लोगों को पढ़ाई भी जाती है और बताई भी जाती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। अब लेसन का एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लेसन में क्या चीज़ पढ़ेंगे और किस तरीके की हमें जानकारी इस लेसन में मिलेगी। दूसरा लेसन है ज्योग्राफी 9th क्लास। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है, यानी विभिन्न का मतलब है भारत में जो धरातल का आकार है वो अनेक प्रकार का है। कहीं किसी प्रकार की भूमि है, कहीं किसी प्रकार की भूमि, यानी विविधता है स्थलाकृति में भी। वैसे भारत विविधता में एकता, अनेकता में एकता, यानी हर एक प्रकार से हम कहूँ किसी प्रकार से, चाहे वो लोगों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से, धरातल के हिसाब से, रहन सहन, कल्चर, पता नहीं किस किस हिसाब से भारत में अनेक विविधताएं पाई जाती है। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं स्थलाकृतियों में भी विविधता पाई जाती है और एक विशाल बड़ा देश है भूआकृति वाला। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए क्वेश्चन है, अभी किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं। यदि हम मैदानी भाग में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यानी हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा मान लीजिए सपोज करो अगर जो रहने वाला स्थान है वो मैदानी इलाका है, तो हम अपने आसपास के मैदान के बहुत लंबे चौड़े हिस्से के बारे में भली भांति जानते हैं। वो कैसा होता है, कौन सी फसलें होती है, किस प्रकार का वहाँ पानी की व्यवस्था है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी की क्या उपयोगिता है, और इस तरह की बातें, कौन सी नदियाँ बहती है वहाँ पर, किस प्रकार का मौसम है, तो ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से पता होती हैं। और यदि आप पर्वतीय स्थलों पर रहते हैं तो वहाँ के पर्वतों के बारे में, वहाँ के ढलानों के बारे में, घाटियों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। वास्तव में भारत में या हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। भारत की भूमि बहुत अधिक भौगोलिक विभिन्नताओं वाली भूमि है, यह इसको दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार, भूगर्भ वैज्ञानिकों का मतलब है जो धरती के गर्भ में जा कर के या धरती के गर्भ के रहस्य को जानते हैं, धरती के धरातल में क्या क्या छुपा हुआ है वो हमें जानकारियाँ देते हैं। तो वो यानी उसको जोग्राफर कह सकते हो, भूगोलवेता कह सकते हो, भूगर्भ वैज्ञानिक या शोधार्थी कह सकते हो। तो इस तरह की तमाम जानकारी वो हमारे लेकर आते हैं। तो उनके अनुसार पर्वत, हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी लगातार इसका जो भाग है वो स्थिर नहीं रहता। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यानी जैसा कि विदित है, जानते हैं कि हिमालय जो पर्वत है एक नवीन वलित पर्वत है और ये इसका उदय हाल ही के वर्षों में अनेक प्रकार की हलचलों के कारण इसका उदय हुआ है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, सबसे तेज बहने वाली नदियां हैं, और नदियां अपने साथ किस तरीके से तलछट बहा कर लाती हैं और फिर वो नदियों के मुहाने पर जमा कर देती हैं। तो इस तरह की जानकारी हमें मिलती हैं। तो ये हिमालय पर्वत का एक दृश्य, एक चित्र आपके सामने है। हिमालय पर्वत कैसा है, किस प्रकार की वहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कौन कौन से शिखर हैं, कौन कौन से घाट हैं, कौन सी नदियाँ निकलती है, ये तमाम दृश्य आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि हम हिमालय पर्वत के बारे में, और एक अगला जो इसका पार्ट है
यानी आपको मैं नक्शा कहूँ, देखिए ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे या जब भी आप ज्योग्राफी से आपका सामना होगा, जो भी लेसन आप पढ़ोगे उसमें 2 या 3 आपके लिए मैप बनेंगे। मैप का मतलब है नक्शे आपको भरने पड़ेंगे, यानी मैप से संबंधित जानकारी आपको उसके लिए जानकारी जुटानी होगी और आपको इसके लिए अभ्यास भी करना होगा। तो इसके लिए मैप का जो नक्शा है या वीडियो है वो अलग से आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस लेसन में 2 से 3 मैप के जो वीडियो है वो बनेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को पढ़ने के बाद में आपके लिए जो मैप का वीडियो है वो इस लेसन से संबंधित वो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो हम सिर्फ एक बार इसके लिए बेसिक जानकारी ले लेते हैं, बाकी हम मैप को अलग से करेंगे। तो ये हिमालय पर्वत का दृश्य है। आगे देखिए, मुख्य जो भूगोलिक वितरण है, यानी भारतीय भूस्थलीय आकृतियाँ हैं उनका जो वितरण है, भूगोलिक वितरण, उसको किस प्रकार से किया गया, कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि चित्र 2.2 का मतलब आगे एक मानचित्र दिखाया गया है, उसके माध्यम से भारत की जो भौगोलिक आकृति है उसके अलग अलग पार्ट में उसको दिखाया गया है, वो हम पढ़ेंगे। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल और पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। तो एक प्रकार से बड़ा क्वेश्चन भी आपके लिए बनता है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। या अलग से क्वेश्चन इसका ऐसे भी आ सकता है, कोई एक बिंदु पर प्रश्न भी आ सकता है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार से वर्णन कीजिए या भारत के उत्तरी मैदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हम अलग अलग बिंदु पे अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, इस पे ऊपर हम गहरी डिस्कस करेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो बनावट के सबसे युवा है, यानी कि निर्माण नया हुआ है, नवीन पर्वत श्रृंखलाओं से इसका निर्माण हुआ है। और एक इसमें वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वलित का मतलब वल्य है, इसमें मोड़ हैं, मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये नवीन वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। और कहने का मतलब ये भारत के उत्तर कश्मीर से लेकर के कश्मीर कन्याकुमारी वहाँ से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश पूर्वी सीमा तक लगभग इसका विस्तार है। जैसे जैसे भारत की जो स्थलीय आकृति उसमें वल्य आता है, वैसे हिमालय पर्वत भी वल्यदार है, मोड़दार है, घुमावदार है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, यानी असीम, इतने अवरोध का मतलब रुकावट इतनी है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं, कहीं एकदम से गहरी घाटियां हैं, तो इस तरह से इसमें काफ़ी अवरोध आता है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त निर्माण करते हैं, यानी आधे वृत्त चाप के आकार का इसका आकार है। 2400 किलोमीटर लंबा इसका क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, यानी लंबाई तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी 2400 किलोमीटर बनती है। लेकिन हम इसके बारे में कहें, इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है। तो इसकी जम्मू कश्मीर में चौड़ाई 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर हो जाती है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी पश्चिम का साइड का जिक्र करें तो ये इधर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की साइड का जिक्र कर रहा है, और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इधर हमारा ही मेघालय है, असम है, इधर क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कहता है जो पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी पूर्व की साइड जब हम जाते हैं तो ऊंचाई में विविधता का मतलब ऊंचाई कहीं कम कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्क आता है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, यानी हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा गया है, यानी कहने का मतलब हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है, ऊपर की साइड का भाग है, हम ऊपर से नीचे इसको 3 भागों में बांटते हैं। ऊपर का जो भाग है इसको उत्तरी भाग में जो हिमालय है उसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, या इसको महान हिमालय का नाम भी दिया गया है। यह सबसे अधिक श्रृंखला, लंबी चौड़ी श्रृंखला है, वो लगातार चलने वाली श्रृंखला है। हिमाद्री के दक्षिण में, अब देखो इसमें हम बात आगे करते हैं महान हिमालय की जो वल्य की जो प्राकृतिक जो सीमाएं हैं और सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो फैला हुआ है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो इसका जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें
जो हिमालय की जो प्रकृति है वो असीमित दिखाई गई है, और हिमालय के इस भाग का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट का जो बना हुआ है, क्रोड का मतलब इसका केंद्र का जो भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ दिखाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यह हिमालय के इस भाग का जो निर्माण है वो श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। तो बर्फीली चोटियों से इसका निर्माण हुआ है, और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियों का मतलब जो नदियाँ हैं, बर्फ़ से बहती हुई नदियाँ या बर्फ़ रूपी जो नदियाँ हैं जिसमें बर्फ़ बहती रहती हैं, तो उन नदियों का जो प्रवाह है यहाँ से होता है। अब इसमें छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए इसमें और भी है हमारे लिए। हिमालय के कुछ जो ऊंचे शिखर हैं वो कौन कौन से हैं, नीचे आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हिमालय के जो बड़े शिखर हैं, तो सबसे ऊंचा शिखर हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, वो 8,848 है मीटर है, ऊंचा है, मीटर में ऊंचाई है इसकी। और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर में है, न कि किलोमीटर में। और सबसे हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरा है कंचनजुंगा, और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में, जैसा कि दिखाया भी गया है, नेपाल के अंदर है। ये भारत में नहीं है बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व में सबसे बात करें तो नेपाल में ये चोटी स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजुंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,548 मीटर। इसमें आपके लिए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 और नेपाल में है। दूसरा क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है, वो है कंचनजुंगा, जो कि भारत में है और 8,598 मीटर ऊंची है। इसके बाद मकालू नेपाल में है, ये 8,481। फिर धौलागिरी नेपाल में है 8,172। इसके बाद भी हम अगर बात करें कुछ एक और पर्वत श्रृंखलाओं की, तो इसमें हम देख रहे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रही है नंगा पर्वत। इसके बाद नंगा पर्वत भारत में है, 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचुआ, गरुआ मदाता, इस प्रकार की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हिमालय की ऊंची चोटियों में इनके नाम गिने जाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ज्ञात कीजिए, प्रश्न दे रखे हैं आपके लिए। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमालयों तथा दर्रों के नाम। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, भारत के उन राज्यों के नाम बताएं जिसमें सबसे ऊंचे पर्वत शिखर शामिल है। तो इनको हम जब मैप करेंगे तब इनका हल भी करेंगे, और उसके बाद में अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे तब भी इनका हल हम निकालेंगे वहाँ पे। अभी हम शुरू करते हैं आगे की जो हमारी क्लास है उसमें। देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, और इसमें तो एवं हिमाचल था निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में तथा औसतन चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, यानी जो निम्न हिमालय के नाम से जो पर्वत श्रृंखला है उनकी जो सबसे पीर पंजाल की जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी है, और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला भी इसको बताया गया है। इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है। दूसरा इसमें धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। आगे इसमें ज्ञात करने में आपको दिया गया है, होमवर्क है आपके लिए। यह हम मैप के माध्यम से भी करेंगे। मैप को जब करेंगे तो एटलस से, एटलस क्या होती है आप लोग जानते होंगे शायद। अगर आपने एटलस नाम नहीं सुना तो आपने मानचित्रावली नाम जरूर सुना होगा। तो मानचित्रावली का विस्तृत रूप ही एटलस होता है। जैसे मानचित्रावली में स्पेशल मैप के माध्यम से आपको समझाया जाता है, मानचित्र के माध्यम से समझाया जाता है, वैसे ही एटलस एक प्रकार के मानचित्र ही होते हैं। उसमें विश्व से, भारत से लेकर के विश्व के हर एक भाग पर, जिसमें राजनीतिक मानचित्र भी होते हैं, प्राकृतिक और भौतिक मानचित्र सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। हर एक टॉपिक पे बात होती है। तो कंप्लीट जो बुक है वो मानचित्रावली आपकी, उसमें हर चीज़ बेसिक से लेकर के काफ़ी विस्तृत विश्व स्तर की जानकारी उसमें एटलस में होती है। यानी एक प्रकार से मानचित्र का खजाना कहूँ तो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप एटलस ज़रूर अपने पास रखें। एटलस एक प्रकार की पुस्तक होती है, और वो आपको हर वर्ष खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ते रहोगे तब तक आपको वो काम आएगी। वो 6th क्लास से लेकर के आपको BA, MA, मास्टर डिग्री, MSc ज्योग्राफर का अध्ययन करने के लिए, या वहाँ तक भी आपको वो अपने साथ लेके जाएगी। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा गया है। यानी पहला जो हमने पढ़ा था वो था महान हिमालय, उत्तरी हिमालय। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था, जो यहाँ पे हमने बात की थी हिमालय का जो दूसरा रूप था, इनमें हमने पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो पढ़ी थी।
इसके बाद जो तीसरा हिमालय का जो रूप दिया गया था वो है हिमालय का सबसे नीचा का जो भाग है उसको शिवालिक हिमालय कहा गया है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है, या लगभग आप इसको कह सकते हो 1 किलोमीटर। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित कुछ हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। अवसाद का मतलब यहाँ हम तलछट ले सकते हैं, नदियों द्वारा बहा कर लाए कंकर, पत्थर, मिट्टी आदि जो कण होते हैं नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती है, उनके निर्माण से इनका निर्माण हुआ है। घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। बजरी का मतलब बड़े जो कंकर पत्थर होते हैं। निमन हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी दून किसका नाम है? निमन हिमालय और शिवालिक, यानी हिमालय की दूसरी जो तय है भाग है, पहला भाग है उत्तरी हिमालय या महान हिमालय, दूसरा है निमन हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो निमन हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो भाग है उसको लंबवत फैला हुआ जो भाग है उसको दून कहा गया है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो देहरादून नाम आपने अच्छे तरीके से सुना भी होगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। आगे में ये आपका चित्र 2.2 है जो हमने पीछे बात की थी, और ये भारत के उचावत से संबंधित है। भारत में किस प्रकार की जो भारत इसका जो भौगोलिक क्षेत्र का जो भाग है वो कितने भागों में इसको बांटा गया है, इसका हिमालय पर्वत कैसा है, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और यहाँ पे किस प्रकार की नदी घाटियाँ बहती है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दक्कन का पठार है, प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारी बातें हम अलग से एक मैप में करेंगे, तो बड़ा सुंदर नक्शा है, इसी नक्शे के माध्यम से हम करेंगे बाद में। चलिए आगे हम बात करते हैं। इस तरीके से हिमालय के बारे में हमने तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। हिमालय का अगर जिक्र करें तो हिमालय में हम नदियों का थोड़ा सा जिक्र और पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जो मुख्य जो नदियां हैं वो है सतलुज एवं सिंधु नदी जो हिमालय से निकलती है, और ये भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से इन नदियों का जो जल है वो बहता है। इसके आगे ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और फिर आगे जा कर के ये वहाँ से पाकिस्तान में आगे जा कर के ये अरब सागर में फिर गिर जाती है। तो इस तरीके से इन नदियों का जो विकास है वो होता है। हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी सतलुज जो सिंधु नदी है उसके जो बीच में जो भाग स्थित है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तक हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तक काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का एक तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। यानी सीमांकन का मतलब उसके सीमा लगते हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, यानी क्षेत्रों के हिसाब से हिमालय को क्या नाम दिया गया है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। यानी पूर्व की साइड में हिमालय का जो विस्तार है उसको पूर्वी पहाड़ियों के नाम से दिया गया है। पर्वत श्रृंखलाएँ प्रसिद्ध है ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसाद सेल है से बना है, इनका निर्माण भी करती है। आगे हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, उत्तरी मैदान पे। अब उत्तरी मैदान है क्या, इसके ऊपर डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी जो मैदान है उसकी जो 3 मुख्य नदी प्रणालियां हैं वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए, इसमें जो मैदान है वो सारा का सारा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। ये उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है, और ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा था। 240 से अधिक किलोमीटर जो चौड़ा है वो ये क्षेत्र है। 240 से 320 इसको दिखाया गया है, और ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें मैं स्पष्ट रूप से मोटे शब्दों में अगर बात करूं, एक इसकी हम व्याख्या हम करें तो इसमें एक तो ये है कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और ये हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उसके गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिनों में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। गिरिपाद का मतलब होता है, गिरि का मतलब पर्वत होता है, और पाद से हम मतलब लेते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की जो तलहटी है, घाटियाँ हैं,
उनमें जो नदी बेसिनों का प्रवाह होता है, बेसिन होता है एक प्रकार से द्रोणी नाम दिया गया है। द्रोणी का मतलब होता है नदियों का जो जल है जिस क्षेत्र से होकर प्रभावित होता है, या नदियों का जो जल बहता है जिस स्थान से, उसको द्रोणी कहा गया है। ठीक है, एक प्रकार से इसको नदी का जो रूप है उसी को द्रोणी कहा गया है। निक्षेपण का मतलब जमा हो जाना। इसमें उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है, और यहाँ इस मैदान की जो खास बात यही है कि इस मैदान में इसकी उपजाऊ शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कृषि कार्य और बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या का विस्तार भी बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए अनुकूल जलवायु भी वहाँ पे पाई जाती है, और कृषि की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भूभाग है। और नदियों का निर्माण भी तो आपने पढ़ा ही है कि किस तरीके से यहाँ पे नदियाँ हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दोआब। दोआब एक छोटा प्रश्न आ सकता है कि दोआब क्या होता है, दोआब का अर्थ क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो प्लस आब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो का मतलब तो दो होता है, संख्या है। आब का मतलब होता है पानी। पानी का मतलब यहाँ नदियों से लेंगे हम, नदियों के पानी से, यानी दो नदियों के बीच में जो स्थला करती है, स्थलीय भाग है, उसको दोआब कहा गया है। वैसे ही पंजाब का नाम है, 5 नदियों के नाम से पड़ा है, यानी 5 नदियों से घिरा हुआ स्थान, 5 नदियों के बीच में विस्तृत फैला हुआ जो भाग है उसको पंजाब, पंच प्लस आब। इसमें तमाम जानकारी आपको यही मिलेगी इन्हीं नदियों के बारे में, यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि जो नदियां हैं, इनसे जो जल आता है, और वो जल किस तरीके से उत्तर भारत के जो मैदान हैं, इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान एक अलग नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्माण होता है, और उत्तर भारत का मैदान है वो थोड़ा सा अलग आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा निर्माण ऐसे आपको दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं तीसरे इसके पार्ट में, प्रायद्वीप जो पठार है, प्रायद्वीप जो भारत है उसके बारे में। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अफवाह के कारण बना था। यानी गोंडवाना भूमि क्या है, ये एक प्रकार से गोंडवाना भूमि में हम उस क्षेत्र को लेते हैं जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इसके जो पुराने जो भूभाग हैं, ये बाद में एक इनके वलित पर्वतों के आपस में टकराने से ये गोंडवाना भूमि है वो अलग भाग इसका बन गया था। इसके पठारी भागों में चौड़ीता छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्चावची तथा दक्षिण का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए भूभाग हैं, पर्वतीय इसके पठारों के भाग हैं। जो आगे हम बात करते हैं इस भाग की जो लंबाई चौड़ाई है, ये भाग देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इस घाट की जो ऊंचाई है वो बताई गई है, लंबाई चौड़ाई है वो भी दिखाई गई है, और किस तरीके से ये पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है वो भी इसके बारे में बताया गया है हमें। तो इस प्रकार से हम पर्वतीय घाट के, बाकी हम इसका नक्शा भी करेंगे तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हो कि कहाँ इसका लंबाई चौड़ाई कहाँ अधिक है, कहाँ ज़्यादा है। आगे इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। प्रायद्वीप पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी इसकी मिट्टी कैसी है, वो काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आगन्य हैं। शैल का मतलब यहाँ जो चट्टान है, पत्थर इत्यादि जो मिट्टी है वो, वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है। अपर्दन का मतलब कटाव होना, एक प्रकार से क्षय होना, जिनमें काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, दक्षिण पूर्व तथा उत्तर सुदूर तक फैली हुई है। तो इस प्रकार से इनका विस्तार है। आगे हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की।
तो मरुस्थल में हम सीधे से शब्दों में समझ सकते हैं कि राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर आता है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। और मरुस्थल का मतलब यहाँ है कि बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं। सरिता का मतलब नदियाँ। तो वर्षा ऋतु आती है तो मौसमी जो नदियाँ हैं वो तभी यहाँ पे उसमें पानी आता है, बाकी पूरे साल नदियाँ ये सूखी रहती हैं। और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाते हैं। यानी जब वर्षा आती है तब वो नदियाँ दिखाई देती है, बाकी फिर वो नीति लगातार जो मिट्टी बालू मिट्टी है उसमें वो ढक जाती है, भर जाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी नदी है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। वो लगभग बरसात के मौसम में तो उसमें पानी रहता ही है और लगभग साल भर उसमें पानी रहता है। कभी कभार उसमें पानी की कमी आती है। बरकान क्या है? बरकान का विस्तार यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। बहुत अधिक लंबे चौड़े क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीपता प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकन के समूह देख सकते हैं। यानी एक अर्धचंद्राकार बालू का जो टिब्बा है, वहाँ जैसलमेर के जो एक प्रकार से टिब्बे कह सकते हो, बालू टीला है, उनमें वहाँ पे आप इसका विस्तार देख सकते हो। तो ये आपको दिखाया गया है भारतीय मरुस्थल का जो रूप है वो किस तरीके से। यहाँ तो काफ़ी आपको सुंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा दृश्य शायद आप वहाँ जाओ तब आपको इस तरह का ना दिखे, लेकिन इससे भी सुंदर आपको दृश्य वहाँ मिलेगा। आगे हम बात करते हैं तटीय मैदान की। भारत का तटीय मैदान कैसा है? तट का मतलब है भारत की जो समुद्री स्थल रेखा या समुद्र का जो किनारा लगता है उसकी जिक्र कर रहा है ये। भारतीय या प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यानी गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से लेकर के इधर फिर हम चलते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वहाँ तक लगभग इसका जो तटीय क्षेत्र है भारत का फैला हुआ है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। यह मैदान 3 भाग है। इस मैदान के तट के उत्तर भाग को कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन है और मैप के माध्यम से इसको भी हम पढ़ेंगे तो आपके लिए रोचक जानकारियाँ इसमें आपको मिलेगी। यानी इसका जो उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ का मैदान, मध्य भाग, ये सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं मैप के माध्यम से। भारत की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यानी ये पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और तटीय मैदान आगे हम बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वो ये तटीय मैदान से संबंधित जो टॉपिक था आपका वो है। अगले ही हम बात करते हैं अगले भाग में, वो है आपका तटीय मैदान या द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, यानी काफ़ी बड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? अब देखिए हमारे लिए जो रोचक जानकारियां हैं, ये द्वीप समूह या इनके जो तटीय क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। भारत का तटीय क्षेत्र है वो दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये केरल के मालाबार तट के पास तक लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये भी रोचक प्रश्न है कि लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसमें आपको नाम दिखाए गए हैं। लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी लक्षद्वीप का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया आपसे तो कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये इसकी राजधानी कह सकते हो। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और कावारती इसकी राजधानी है, प्रशासनिक केंद्र है, मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पेटली द्वीप यहाँ
मनुष्यों का निवासी नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। यानी ये कि आपके लिए रोचक जानकारी है, पिटली द्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पक्षियों के लिए रहने की आवासीय स्थल एक प्रकार से कह सकते हो। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखलाओं की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। यह द्वीप आकार में बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। देखिए अगले भाग में हम जो लक्षद्वीप है उसका आपको कोशिश करते हैं दिखाने की चित्र के माध्यम से। लक्षद्वीप हम आपको भारत का जो नक्शा है उसमें दिखाएंगे। ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो हिस्सा, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप भारत का जो ये हिस्सा है मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा है इसको लक्षद्वीप कहा गया है, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये लक्षद्वीप है एक पूरा क्षेत्र। ये अरब सागर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे हिंद महासागर है। तो ये सारी चीज़ें आप नक्शे के माध्यम से देख सकते हो, जिसको आप तटीय क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। यहाँ जो गिरी क्षेत्र है बंगाल का, यहाँ से लेकर के और लगभग आप इस क्षेत्र तक देख सकते हो भारत का तटीय क्षेत्र है वो लगभग फैला हुआ है। ये कंप्लीट क्षेत्र है वो भारत के लिए तटीय क्षेत्रों में भूमिका में निभाता है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा लंबा ये लंबवत फैला हुआ है। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ आप देख सकते हो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर यहाँ से स्थित है, इसके बिल्कुल बिंदु के अंदर। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से ये